बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 तक का इनका समय है। और आप देखिए, शाकंभरी के चौहान राजाओं में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई राजा रहा है तो वो है पृथ्वीराज तृतीय, क्योंकि आपने पृथ्वीराज और संयोगिता के बारे में तो नाम सुना ही होगा। इसका जो संयोगिता के बारे में इसकी जो टिप्पणी है वो आप पढ़ेंगे इस पैराग्राफ के अंतर्गत। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। और चौहानों का ये राजा सबसे प्रसिद्ध राजा रहा है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, ये जो पृथ्वीराज तृतीय है ये मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बना। ठीक है, मात्र 11 वर्ष की आयु में ही ये शासक बना। 1182 का समय है उस तो पृथ्वीराज तृतीय ने सतलज नदी के प्रदेश के भंडानकों को हराया। इसने सतलज नदी के जो भंडानक थे उनको पृथ्वीराज तृतीय ने युद्ध में हराया। इसी वर्ष महोबा का युद्ध हुआ था। महोबा के राजा चंदेल शासक को इसने युद्ध में हराया। महोबा का युद्ध हुआ था चंदेलों और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। उसमें चंदेलों को इसने महोबा के युद्ध में हराया पृथ्वीराज तृतीय ने। और जिसमें ये जो महोबा का युद्ध हुआ था इसमें वीर प्रसिद्ध आला और उदल सैनिक थे। ये वीर प्रसिद्ध आला और उदल 2 सैनिक थे। ये मारे गए युद्ध में, महोबा के युद्ध में। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज ने कन्नड़ के गहड़वाल, आपने नाम सुन रखा होगा कन्नौज का, और कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद का नाम आपने सुन रखा होगा। संयोगिता के पिता हैं ये। तो जयचंद को इसने युद्ध में हराया। ठीक है, एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण करके ले गया और उससे विवाह कर लिया। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और पृथ्वीराज, आपको पता है 1191 में गौरी और पृथ्वीराज के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1192 में। और तराइन के आपको पता है कि 2 युद्ध हुए हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध में आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत गए थे। ये पृथ्वीराज तृतीय ही था, उसमें ध्यान रखना। तो ये जीत गया था और गौरी हार गया था। लेकिन द्वितीय युद्ध में गौरी वापस आया और उसने युद्ध किया और गौरी जीत गया और पृथ्वीराज हार गया। ठीक है, मैं तो गौरी को उसने हराया। मगर 1192 में पृथ्वीराज के द्वितीय युद्ध में आपने पढ़ लिया, तराइन का द्वितीय युद्ध में गौरी जो है वो आया वापस और उसने युद्ध किया और गौरी जीत गया और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और जिससे चौहान राज्य का पतन हुआ। भारत में तुर्की शासन की नींव इसी के साथ पड़ गई थी। ठीक है, क्योंकि बाबर का समय आ गया था। तुर्की शासन की नींव इस समय भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई थी गौरी से हारने के बाद। ठीक है, पृथ्वीराज की तारीफ अगर हम करें तो पृथ्वीराज तृतीय जो था एक वीर था, विद्या अनुरागी था, गुणी जनों का सम्मान करने वाला था। ठीक है, पृथ्वीराज विजय जिसके रचयिता जयनक की किताब है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, ये लिखे हैं चंद्रवर्धय। इसके दरबारी कवि थे ये और इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कथा सुन सकते हैं, संयोगिता और स्वयंवर कथा। क्या हुआ था इसमें? आपने ऊपर पढ़ा था कि कन्नौज के राजा जयचंद को जो है पृथ्वीराज तृतीय ने युद्ध में हराया था। ठीक है, और उसकी बेटी से उसका बेटी का अपहरण करके, संयोगिता का अपहरण करके और उससे विवाह कर लिया था। तो जयचंद ने क्या करा, एक राजसूय यज्ञ किया था जिसमें समस्त राजाओं को इसने यज्ञ में बुलाया और अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए राजसूय यज्ञ किया था और अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह यानी स्वयंवर रचवाया था, उसका आयोजन किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई बड़े बड़े महाराजाओं को, पृथ्वीराज को नहीं बुलाया था, पृथ्वीराज तृतीय को आमंत्रित ही नहीं किया। ठीक है, बाकी सब महाराजाओं को इसने आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने क्या किया, जयचंद ने जो स्वयंवर स्थल है, मेन गेट जो होता है वहाँ बाहर, वहाँ पर द्वारपाल के लिए, जहाँ द्वारपाल खड़ा होता है, तो द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की एक मूर्ति रख दी। ठीक है, द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी थी। संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे। अतः संयोगिता वरमाला जब लेकर आई और सभी राजा जब ये देख रहे थे कि किसके गले में माला डालेगी, तो संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजाओं और महाराजाओं के सामने से उनको देखते हुए गेट के पास पहुंच गई और आगे बढ़ती रही। पृथ्वीराज को न पाकर संयोगिता मन ही मन बहुत दुखी थी, किंतु वे दरवाजे पर
जब पृथ्वीराज दरवाजे पर पहुंची तो द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति उसको नज़र आई पृथ्वीराज की, और उसने उसी मूर्ति को माला पहना दी। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी, और उस समय तक पृथ्वीराज भी वहाँ तक पहुँच चुका था, उसको भी संदेश मिल चुका था आने के लिए। उसने संयोगिता को वहीं से अपने साथ ले लिया और अजमेर की ओर रवाना हो गया। ठीक है। चौहान सैनिकों ने गहड़वालों का पीछा करने से रोका। आज अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह किया, और इस घटना से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच की जो दूरियां हैं, शत्रुता है, वो और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता। इस कथा की सच्चाई और ऐतिहासिकता के बारे में कुछ इतिहासकारों के बीच में मत जो है वो एक नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा, कपोल कल्पना है कि कोरी कल्पना है, ऐसा नहीं हुआ होगा, मानते हुए प्रबंध कोश राजशेखर का है, प्रबंध कोश हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज प्रबंध और प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर और डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना। उन्होंने भी कहा कि ये कोई कल्पना महज लगती है। और उसके अलावा समकालीन फ़ारसी तारीखों में भी इस घटना का वर्णन जो है वो कोरी कल्पना ही नहीं मिलता है, किंतु अबुल फजल जो है उसने इसका वर्णन किया। अबुल फजल आपको पता है अकबर का दरबारी था और अब नवरत्न था, उसने इस घटना का ज़रूर जिक्र किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के बारे में हम बात करते हैं तो दशरथ शर्मा ने बताया कि हमीर महाकाव्य और हमीर महाकाव्य तथा रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं। इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को काल्पनिक मान लिया जाए। अगर इनमें वर्णन नहीं है तो ये सारी घटनाएं क्या है, काल्पनिक है, ये उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का अंग है। ठीक है, प्रेम जीवन का अंग है और वह सत्य है और वास्तविक है, अतः घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद C.V. वैद्य और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी क्या कहते हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ साथ उतार चढ़ाव भी आए हैं या अतिशयोक्ति वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। तो ये घटना कहीं ना कहीं सत्यता को बताती है। सिर्फ बोलने से या ये बताने से कि कहीं पर किताबों में इसका जिक्र नहीं मिला है तो उससे ये घटना जो है वो झूठी प्रतीत नहीं होती। लेकिन इस घटना को इतिहासकारों ने बढ़ चढ़कर एक अलग रूप में प्रस्तुत किया है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी हुई बातों से मैं भी सहमत हूँ और मुझे भी लगता है कि ये घटना हुई है।